नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय सिया राम। मेरे सभी प्यारे रीट भाई बहनों को, रीट के विद्यार्थियों को, जिसको जो कहना है वो कहने दो। अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है साहब, वक्त सबका आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वक्त वक्त की बात है, वक्त आपका आने वाला है और आपको अपनी तैयारी में दिन रात एक कर देनी है। यानी इतना शानदार तरीके से आप मेहनत करोगे, उतनी ही शानदार आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और आपको पता भी है हमारा जो चल रहा है RBSC बुक्स है वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। 6th कक्षा की बुक चल रही है और 6th में हमने बायोलॉजी के जो चैप्टर थे, बायोलॉजी का जो पोर्शन था जो आपके सिलेबस में दे रखे थे, वो हमने मैराथन क्लास 4 घंटे की थी उसमें कंप्लीट कर ली है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में आपके एक ही पाठ दे रखा है, वो एक पाठ ही मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं हम। अब इसमें जो फर्स्ट, देखो फर्स्ट में ये बायोलॉजी के फर्स्ट जो है ना, इसमें फर्स्ट सेकेंड बायोलॉजी के चैप्टर है वो जो मैंने आपको करा दिया है। अब जो सेकेंड पोर्शन है ना, इसमें पदार्थ एवं वस्तुएं ये दे रखा है। तो आपको इसमें ये तीनों पार्ट किसके हैं, तीसरा और चौथा पांचवा, ये मेरे प्यारे भाई बहनों किसके हैं, रसायन विज्ञान के पार्ट है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो कौन सा पार्ट है, ओनली 5 का पार्ट आपको पढ़ना है। आपके न तो प्राकृतिक रेशे दे रखे हैं सिलेबस में, और नए वस्तुओं की प्रकृति दे रखे हैं, और ये इतने खास भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, रेशे में जूट, जो हमने धागे, ऊन वगैरह, इनके बारे में कोई आपको ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। और हम जो पढ़ेंगे वो 5 का पाठ पढ़ेंगे, आओ पदार्थ को जाने। ठीक है, और ये इतना शानदार पाठ है, यानी केमिस्ट्री की शुरुआत है वो इसी पाठ से होती है। ठीक है, और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डायग्राम इतने शानदार तरीके से इस पाठ में दिए हुए हैं, वो उनके द्वारा हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। बताओ बात समझ में आई कौन, यही मेरा है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो ने शेयर कर दियो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे है तो चैनल सब्सक्राइब कर देगा। ये आपका लेसन दे रखा है। ठीक है, और अध्याय नंबर 5 दे रखा है, लेट्स अस नो द सब्सटेंस, यानी आओ पदार्थ को जाने। तो पदार्थ को जानने से पहले हम इसमें कौन कौन से टॉपिक अध्ययन बिंदु पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण अवस्थाएं, परमाणु अणु आपके दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, साफ साफ सिलेबस में तत्व यौगिक मिश्रण ये भी दे रखा है। यानी ये पाठ पढ़ेंगे 0 लेवल से, और जैसे जैसे हम अगली कक्षा का सिलेबस पढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप एक अच्छे आयाम पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम इसी तरह प्रत्येक क्लास बनाने वाले हैं, आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। मेरे जितने भी आप मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। ठीक है ना, और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड स्टेट ऑफ मैटर। अब सीधी सी बात है, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, पहले पदार्थ क्या होता है, यानी सब पदार्थ क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, मैटर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, पदार्थ का द्रव्य, पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, द्रव्य। ठीक है, पदार्थ बोल दो या द्रव्य बोल दो या मैटर बोल दो। अब ये होता क्या है, ये वो होता है पदार्थ, उस चीज़ को, उस वस्तु को कहते हैं। ठीक है,
यानी सभी चीज़ें पदार्थ होती हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, प्लास्टिक हैं। सॉरी, प्लास्टिक, मिट्टी, शक्कर, टेबल, ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है। अब पदार्थ किनको कहते हैं, यानी वे वस्तुएं जो स्थान भी घेरती है, ठीक है, जिसमें भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, वजन भी होता है, वो क्या कहलाती है, वो पदार्थ कहलाती है। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यानी वे वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, उनको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है, समझ में आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ के बारे में। अब देखो, यानी अनेक वस्तुएं, जैसे हमने पत्थर है, जल है, कागज है, शक्कर है, टेबल है, यानी जो भी आपको दिखती है संसार में, वो सारी क्या हैं, वो सारी पदार्थ हैं, मैटर है, द्रव्य है। ठीक है, बात आपको समझ में आ चुकी है। अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। यानी हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती है, उन्हें पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहते हैं। बात आई को नहीं समझ में? क्या सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं? बताओ, होते हैं क्या? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ, इतने शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी अब देखो, इसमें एक गतिविधि दे रखी है, प्रैक्टिकली आपको दे रखा है एक्सपेरिमेंट द्वारा। इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखो, यानी एक कटोरे में बर्फ़ लीजिए, ठीक है, इसे थोड़ी देर रख दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, यानी बर्फ़ कटोरी में रखेंगे, उसको रख देंगे थोड़ी देर, तो वो पिघलेगी, ज़रूर पिघलेगी, और वो किस में बदल जाएगी रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो जल में बदल जाएगी, और जल में बदल जाएगी। अब बताओ, जल को हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प में यानी भाप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी बर्फ़ क्या थी, ठोस थी, फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई, द्रव में बदली, जल में, दो अवस्था हो गई, और उसको गर्म किया तो गैस और वाष्प बन गई, यानी तीन अवस्था में वो बदली कि नहीं बदली? तो इससे हमें क्या साबित हुआ, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हुई? पदार्थ की मोस्टली तीन अवस्थाएं मैंने बताई है। अब देखो, डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। ये देखो, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था देखो। अब देखो, पहले क्या था, ये कटोरा है, और इस कटोरे में बर्फ़ का टुकड़ा है। इसको कई देर रख दिया तो ये द्रव में बदल गया। ठीक है, यानी जो ठोस था बर्फ़ का टुकड़ा, वो द्रव में बदल गया, पिघल कर जल बन गया, बर्फ़ से जल बना। अब इस जल को हम गर्म करेंगे, इस जल को हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प, वाष्प के साथ गैस बन जाएगी, यानी ठोस से द्रव बना और द्रव से गैस। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आजकल हम जो पढ़ते हैं वो कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की, वो पढ़ते हैं पांच, वो पढ़ते हैं पांच। तो बताओ, चौथी और पांचवी अवस्था कौन सी है, कमेंट में बताना है, नहीं मैं बताऊंगा आपको। देखो, चौथी है वो कौन सी है, वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। और तो बताओ गुरुजी, पांचवी कौन सी हो है? अरे तो पांचवी हो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये पांच होती हैं। ठीक है, पांच हो गई। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ लें, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब वर्गीकरण देखते हैं पहले, पढ़ने से पहले।
ये वर्गीकरण बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। यानी पदार्थों का क्या पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यानी पदार्थों को सीधी सी बात है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में। एक तो भौतिक संरचना के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर बात आपको क्लियर है। तो अब भौतिक संरचना है, उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था इसमें दे नहीं रखी है, लेकिन पांचवी है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिस पर रिसर्च चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसको दर्जा मिल चुका है। अब रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। यानी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है पदार्थों को। किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक संरचना के आधार पर चार दे रखे हैं आपको, ठीक है, चार दे रखे हैं, लेकिन कितने होते हैं, पांच होते हैं, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और रासायनिक संरचना के आधार पर पूछिए आपसे तो तीन, तत्व, यौगिक, मिश्रण के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। अब अवस्था की परिभाषाएं आपसे पूछ ले, अवस्था की परिभाषा देखो, यहाँ पर देखो एक एक चीज को डिटेल से बताया गया है। यानी सिक्स से हम पढ़ेंगे। अब सिक्स में लेवल लो है, जीरो से आपको समझ में आएगा, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आप अगली कक्षा की आरबीएससी बुक्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो पढ़ोगे तो आपको ये लो लेवल समझ में आ जाएगा। जीरो लेवल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको हाई लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा। बताओ आगे कि नहीं आएगा, आएगा। देखो सीधी सी बात है, जैसे मैंने ये सीढ़ी बनाई है, ये सीढ़ी बनाई है, ठीक है, ये सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी में हमें चढ़ना है, तो हम भैया एक एक स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ेंगे और हमारा लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पहले ही सीढ़ी से सीधे चौथी सीढ़ी पर जाना चाहते हो, ठीक है, पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पर, या आप नीचे से सीधा तीसरी या चौथी सीढ़ी पर जाना चाहोगे, तो क्या तो आपका सिर फूटेगा, क्या आपका पजामा फटेगा, ये मैं पहले से बता देता हूँ। तो ऐसा आप करोगे तो आपको ही नुकसान है। आप अगर क्रम वाइज स्टेप चलोगे, स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, उतना बेनिफिट जो सीधा चलेगा उसको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है मेरी। तो अपन स्टेप वाइज चलेंगे, नो टेंशन। तो अब पदार्थ है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। पदार्थ यानी वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, किसके आधार पर, एक तो भौतिक संरचना के आधार पर और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक संरचना के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है पदार्थ को, और रासायनिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अब बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताओ अवस्था क्या होती है, अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की क्या कहलाती है, अवस्था कहलाती है। ठोस में पदार्थ क्या होता है, कठोर होता है। द्रव्य में क्या होता है, तरल होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तरल होता है, यानी फैलता है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गई, पदार्थ की अवस्था हुई कि नहीं हुई। तो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। यानी पदार्थ को अलग अलग रूप ही क्या कहलाती है, उसकी अवस्था ही कहलाती है, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कणों के आकृति आयतन के आधार पर, कणों की आकृति और आयतन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी पदार्थ हैं,
उनकी कणों की आकृति, यानी कण पास पास में है, कण कण पास पास में है, या कण कण दूर दूर है, या कण कण बहुत ही ज़्यादा दूर है, उसी के आधार पर पदार्थों को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। फिर उसके आयतन के आधार पर पदार्थों को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब हम पहला पढ़ते हैं ठोस, सॉलिड पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, ठोस अवस्था पढ़ेंगे। तो ठोस में क्या है, ठोस में पत्थर क्या होता है, ठोस होता है, लकड़ी ठोस होती है, प्लास्टिक लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी है, लकड़ी का गुटखा देखा होगा। इन पदार्थों के वस्तुओं का आकार और आयतन कैसा होता है, ये दबाने पर क्या दब जाती है, नहीं दबती है, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब और समझें, गतिविधि में समझते हैं। जैसे लकड़ी के गुटके या लोहे के गोलक को हाथ में लेकर जोर से दबाइए और मेज पर रखिए। आप देखेंगे लकड़ी का गुटका या लोहे का जो गोलक दबाने से नहीं दबता। ये क्यों नहीं दबता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसलिए नहीं दबता क्योंकि इसकी जो ठोस के आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस के कण क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण है वो दब नहीं पाता है। बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई। ये देखो, अब डायग्राम से आपको मैं समझा रहा हूँ। ये डायग्राम है, ये क्या लकड़ी का गुटका है, ठीक है, ये लोहे का गोलक है, इसको गुटका को मैंने दबाया, गोलक को मैंने दबाया, लेकिन ये नहीं दबा। क्यों नहीं दबा, क्योंकि इसके ठोस के कण हैं अत्यंत पास पास होते हैं। ठीक है, यानी इसमें भी जो कण दिखा रखे हैं वो कितने हैं, वो दूर हैं। ठीक है, मैं जो डायग्राम जैसे मैं इधर बना रहा हूँ, ये देखो ऐसे होते हैं ठोस के कण, एकदम टच टच में होते हैं, एकदम पास पास में। ठीक है, ऐसे एकदम पास पास में ये संरचना होती है ठोस की, ये संरचना होती है ठोस की। ठीक है, यानी कण क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास में होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ठोस क्या होता है, मजबूत होता है। बात आ गई बिल्कुल आपको समझ में। और ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यानी ठोस का आकृति है, उस आकृति क्योंकि उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, और इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, और आकृति भी निश्चित है ना। तो वो पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपको बात समझ में ठोस की आ चुकी है। अब लिक्विड के बारे में पढ़ लेते हैं, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जैसे द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड क्या होता है, अरे आपने दूध नहीं पिया, कहते हैं ना, अरे माँ का दूध पिया तो सामने आ। शरबत नहीं पिया, जल नहीं पिया, शरबत से शराब नहीं पी। ये सारे क्या हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे लिक्विड हैं। जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में उड़ेलते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताओ, हो जाती है। जल अपनी आकृति पात्र जैसे कटोरे, लोटा, मटका, गिलास आदि के अनुरूप नहीं डालता है, नहीं डालता है कि नहीं डालता है, अनुरूप डालता है। यानी द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं। तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी थारे, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। जैसे और मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, देखो डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें हम गिलास में डालेंगे जल को, वो ऐसी आकृति में ढल जाएगा, कटोरे में डालेंगे वो कटोरे नुमा आकृति में ढल जाएगा। तो यानी उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो उसकी आकृति है, आकृति है वो क्या होती है, वो क्या होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि हम जिसमें डालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। ठीक है, तो वो उसकी आकृति क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। अब हम कणों की बात कर लेते हैं। तो इसके कण देखो कितने दूर दूर होते हैं।
ठीक है, यानी ठोस के कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जबकि बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिस कारण द्रव्य क्या होता है, द्रव्य है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ये आपको मैंने बता दिया डायग्राम से। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, यानी द्रव्य की परिभाषा क्या समझे आप, यानी वे पदार्थ जिनकी आकृति तो निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा आपको। क्या आपने मक्खन व जेली को देखा है, ये वे ठोस है या द्रव्य। जब आप मक्खन को डबल रोटी पर फैलाते हो तो क्या होता है, वह बहता नहीं। जब उसे कमरे के तापमान पर रखते हो तो वह द्रवित नहीं होता, परंतु गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जेली बनाते समय यह द्रव अवस्था में होता है, परंतु उसे ठंड में रखते वह तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ में द्रव्य और ठोस दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। दोनों के गुण क्या होते हैं, कुछ कुछ पदार्थों में क्या होते हैं, वो ठोस भी होता है तो वो द्रव्य के गुण भी दिखाता है। तो यानी दोनों कॉमन होता है उसमें। अब गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी जो हमारी जो अवस्था है भौतिक आधार पर, वो क्या है, गैस है। गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। गुब्बारे को फूंक मारिए, बहुत गुब्बारा फोड़लाइडा हो गया थारा, तो टेंशन क्यों करो और फुलाता रहियो। गुब्बारे को फूंक मारकर भरिए और धागे से बांधिए। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि हवा गुब्बारे का आकार ले लेती है। धागे को धीरे धीरे खोलिए, धागा खोलने पर हवा बाहर निकल जाती है और वायुमंडल में क्या हो जाती है, दिखती है क्या, अदृश्य हो जाती है, नहीं दिखती है, लुक जाती है, छुप जाती है। तो अब देखो ये गुब्बारा है और ये किसके कण दे रखे हैं, ये जो आपको इतने दूर दूर कण दे रखे हैं ना, सबसे ज़्यादा दूर किसके कण होते हैं, दूर दूर ये गैस के होते हैं। ठीक है, यानी गैस के कण बहुत ही दूर होते हैं, वो इतनी तेज़ गति से कण क्या होते हैं, बहुत ही तेज़ गति से स्पीड से फैलते हैं। जैसे थे ब्याह शादी में और सेंट को निगेरो के इत्र लगाओ बिन इत्र बोला सेंट ने, अब इत्र की थोड़ी सी एक बारी थे दबाओ बटन और चारों मेर नाक ने केवल एक रोप दे मारो, कदे इन्ना मारो, सुन्नी कर दो नाक ने। तो यानी इत्र क्या है, वो गैस ही है, वो इतनी तेज़ी से स्पीड फैलती है क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो बात समझ में आई होगी। अब इसके बारे में और देख लेते हैं गैस के बारे में। जैसे हमारे वातावरण में वायु होती है जो गैसों का मिश्रण होती है। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, हवा बहती है और हमें इसे महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हो क्या, जलाते होंगे। ठीक है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में दूर दूर तक फैल जाती है। इसी प्रकार गाड़ी का धुआं, इत्र की खुशबू, कचरे की बदबू आदि को सूंघ कर महसूस कर सकते हैं। गैस का आकार या आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते एवं कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो के समझा गैस थे समझा कि गैस होवे उसकी आकृति आयतन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, गैस बोलेंगे। ठीक है, तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। गैस का न तो कोई आकार निश्चित होता है न उसका आयतन निश्चित होता है, इसलिए वो क्या होती है, गैस होती है। तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब ये समझो, पहले ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, बर्फ़ दे रखी है, जल दे रखा है और गैस दे रखी है।
अवस्था परिवर्तन दे रखा है। अब अवस्था परिवर्तन कैसे होगा वो देखो। मान लो बर्फ़ है, जब इस बर्फ़ को, ठीक है, मैं 0 डिग्री से ऊपर रखूँगा टेम्परेचर में, तो ये पिघलकर द्रव या जल में बदल जाएगी। या अब इस द्रव या जल को मैं जब 0 डिग्री से नीचे रखूँगा तो ये वापस किस में बदल जाएगी, बर्फ़ में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक दोनों के बीच में आ गया बात समझ में। अब हम जल और गैस के बारे में बात करते हैं। जब द्रव या जल को मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर रखूँगा तो ये गैस बन जाएगी, भाप निकलेगी। अब अगर मैं इस भाप को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर रख दूंगा तो वापस ये जल में बदल जाएगी। और ये ही क्या है, अवस्था परिवर्तन है। यही क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, अवस्था परिवर्तन है। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। अब देखो प्लाज्मा, जो हमने जिक्र किया था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा यानी पदार्थ की ये अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था ही मानी जाती है। यानी ये प्लाज्मा है, ये भी क्या एक प्रकार की गैसीय ही अवस्था है। ठीक है, यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। गर्म आयनित पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे आपने सूर्य को देखा है, तारे को देखा, ट्यूबलाइट देखी, घर में टीवी देखा है, पिक्चर देखते हो, ट्यूब देखते हो। यानी आदि में कौन सी अवस्था पाई जाती है? इन सब में मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सब में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो आपको समझ में आ चुका है कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था ही होती है, और ये किन किन पदार्थों में पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखना, ये सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर, ट्यूब आदि में जो प्लाज्मा अवस्था है वो पाई जाती है। तो बिल्कुल बात आपको समझ में आ चुकी है। इस अवस्था पर शोध कार्य अभी जारी है और इसके बारे में अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। जो हम आरबीएसएस 7th क्लास की बुक्स पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपको डिटेल मिलेगी। मैं आपको फुल डिटेल इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और वैसे वैसे हम टारगेट के समीप चलते चलेंगे। यानी कहते हैं ना, कदम मत रोकना, आगे चलते जाना। ठीक है, तो अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए हैं और इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, बीएससी आपके दे नहीं रखा है, वो लास्ट में थोड़ा सा उसके बारे में दे रखा है, डिटेल से तो नहीं दे रखा है लेकिन थोड़ा सा दे रखा है, वो बताऊंगा इसी में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। ठीक है, ये जो हमारे महर्षि कणाद जी हैं, जिन्होंने, जो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था ना, उससे 2500 वर्ष पहले ही बता दिया था परमाणु की परिभाषा को। ठीक है, कणाद जी ने। तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु। पर अब परमाणु क्या होता है? एटॉम, जिसको बोलते हैं एटॉम। अब देखो ए और टॉम। ठीक है, ए से क्या हो गया, ए से नहीं, और टॉम यानी होता है कट, यानी काटना। यानी जिसको आगे नहीं काटा जा सकता, वह सूक्ष्म कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? उन प्यारे, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पदार्थ को बोलेंगे हमें परमाणु, एटॉम। बात बताओ समझ में आई कि कौन? यही बात कौन बता रहा है? महाराज महर्षि कणाद जी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब देखो हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। पदार्थ किन कणों से मिलकर बनता है? अब पदार्थ है वो किन कणों से मिलकर बनता है? तो सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। क्या आपने सोचा है उस पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या होगा, कैसा होगा, इसे क्या कहते हैं, उसकी संरचना क्या होगी? वो ही हम जानेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट होने वाले हैं परमाणु और अणु में। यानी पदार्थ है वो किससे बना होता है? पदार्थ है वो परमाणु से बना होता है, परमाणु से अणु बनता है, परमाणुओं से यौगिक बनता है। ठीक है,
मिश्रण बनता है, ये सारे हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम देखें तो हजारों वर्ष, रुक जा रुक जा, अरे फूंपी किन्ने जाएगी, रुक जा स्क्रीन, ये लो। हाँ, हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। यानी मान लो ये कोई पदार्थ है, मैंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तोड़ दिया यहाँ से, तो ये एक में इधर टूट गया, ठीक है, और एक भाग इधर में टूट गया। अब फिर मैंने इसको फिर से दो भागों में तोड़ दिया, तो ये आधा इधर हो गया, इसका आधा भाग इधर हो गया। फिर मैं इसको दो भागों में और विभाजित कर दिया मैंने, तो ये दो भागों में और टूट गया, ठीक है, टूट गया। फिर इसको मैंने और ऐसे, यानी जहाँ तक पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तो वो टूटता है, वहाँ तक तो टूटने दो, लेकिन लास्ट में एक अति सूक्ष्म कण बचेगा, लास्ट में एक अति ऐसा सूक्ष्म कण बचेगा जो क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। और उसी अति सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? परमाणु बोलते हैं। तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आंखों से ये सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर खोज होती रही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया। अब ठीक है, अब हम वैदिक काल के एक महान दार्शनिक महर्षि कणाद द्वारा रचित, अब भैया एक नाम आता है दार्शनिक। अब ये दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक उनको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, जो सिद्धांत होता ना, सिद्धांत उसको बता तो देते हैं, ठीक है, उस पर विचार व्यक्त कर देते हैं अपने कि ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसे नहीं होती है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी उस पर अगर एक्सपेरिमेंट और किया हुआ होता तो वो दार्शनिक नहीं, वो क्या कहलाते? वैज्ञानिक कहलाते। तो दार्शनिक अपना मत देते हैं, विचार देते हैं, ठीक है, यानी प्रूफ नहीं करते हैं वो, ठीक है, उनको दार्शनिक बोलते हैं। बात समझ में आ चुकी है? तो वो एक दार्शनिक कौन थे? महर्षि कणाद जी थे। द्वारा रचित, उनके द्वारा एक रचित जो ग्रंथ था वैशेषिक सूत्र, पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु भौतिकी के आधारभूत भूमि है। आपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, यानी आपने तो नहीं किया लेकिन महर्षि कणाद जी ने किया, अपने इस वैश्विक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये अवधारणा दी कि परमाणु क्या होता है? आपस में मिलकर क्या बनाता है? अणु का निर्माण करता है। सही है, यानी सूक्ष्म पदार्थ परमाणु कहलाता है और दो परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात किन्होंने बताई? महर्षि कणाद जी ने बताई, ठीक है। अब उन्होंने तुंडुल कणों को खाकर तपस्या की और दर्शन रचा, इसी से इनका नाम क्या पड़ा? कणाद पड़ा। तुंडुल कणों को खाकर क्या कहलाए? कणाद कहलाए। और ठीक है, कण अणु के सिद्धांत के प्रवर्तक होने से ये कणाद कहे गए। महर्षि कणाद की अवधारणा जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, से भी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। यानी जो डाल्टन जी ने जो सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से पहले कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले उन्होंने परमाणु के बारे में महर्षि कणाद जी ने बता दिया था। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं हम इनके बारे में। अब प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ है वो, सॉरी, अणुओं से नहीं, परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। तथा परमाणु पदार्थ की क्या है? मूलभूत इकाई है। जैसे मैंने कल जो हमारा जो पिछला जो क्लास थी बायोलॉजी की, RBC 6th क्लास 6th बुक की, उसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था,
पढ़ा था ना। जैसे किसी जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, वैसे ही किसी भी पदार्थ की मूलभूत मूलभूत इकाई क्या होती है, मूलभूत इकाई परमाणु होती है। बात समझ में आई के को नहीं आई, सीधी सी बताओ, आ गई होगी। ठीक है, ना ही तो कमेंट कर दियो मन के गुरुजी मारा को नहीं आई। ठीक है, अब ग्रीक दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक आया है कहाँ, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स नाम है ये। डेमोक्रिट्स कोई पार्टी नहीं है, डेमोक्रिट्स उसका दार्शनिक का नाम है। ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को क्या कहा, परमाणु कहा, एटॉम कहा। तो दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने भी परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को, यानी अविभाजित कण नाम लिया है, तो यानी जो नहीं सूक्ष्म होता है, जो जिसका विभाजन नहीं होता है वो अविभाजित होता है, कण को क्या बोलते हैं, इस सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे हम, इस सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे, एटॉम बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो बात समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, अब इसमें दे रखा ए का अर्थ दे रखा कैन नॉट, और टॉम का दे रखा कट, जिसे विभाजित नहीं किया जा सके। कैन नॉट यानी नहीं, कट यानी काटा जा सके। ठीक है, तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। ठीक है, अब परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। ईंट पर नाचे, ठीक है, ईंट पर नाचे, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टे से हो गया थॉमसन। यानी क्या समझे, इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। पर से क्या हो गया, पर से हो गया प्रोटॉन, पर से हो गया प्रोटॉन, और रे से क्या हो गया, रदरफोर्ड, रे से क्या हो गया, रदरफोर्ड। तो क्या समझे, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। यानी प्रोटॉन की खोज वैसे सबसे पहले की बात करें तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, उसने धनात्मक कण बताया था। जबकि प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। इसलिए प्रोटॉन की खोज के बारे में सही ऑप्शन आपका रदरफोर्ड होगा। ठीक है, नाचे, ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, और चे से क्या हो गया, चेडविक हो गया, चेडविक। तो क्या समझे, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चेडविक ने की। तो यानी तीनों के बता दिया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की चेडविक, ठीक है, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, इन्होंने इन तीनों कणों की खोज की, जो क्या है, परमाणु के अंदर होते हैं। परमाणु के 3 मूलभूत कण कहलाते हैं। तो बात समझ में आई होगी। अब इन कणों के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये क्या है, परमाणु बना रहा हूँ। परमाणु के अंदर पहले तो ये होता है धन आवेशित, ठीक है, कण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक होता है ना ये, इसके अंदर धनावेशित कण होता है। ठीक है, इस धनावेशित कण को क्या बोलते हैं, इस धनावेशित कण को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होता है, इस धनावेशित कण किस में होता है, नाभिक में होता है, प्रोटॉन होता है। अब जो धनावेशित कण नाभिक है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इस कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यही संरचना किसकी होती है, परमाणु की होती है। तो बात आपको समझ में आ चुकी है। अब देखो, ठीक है,
ठीक है। अब देखो, यानी ये जो आपको दिख रहा है अंदर, इसको बोलते हैं नाभिक। इसमें क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी जो ब्लू कलर में हैं वो तो कहलाते हैं, प्लस के साइन में, वो तो कहलाते हैं प्रोटॉन, और जो लाल कलर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, नाभिक में। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं कक्षा में, चारों ओर कक्षाओं में चक्कर कौन लगाते हैं, ये ग्रीन वालों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो बात आपको परमाणु की जो संरचना है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब इसमें साफ साफ आपको साइन भी दे रखे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश, धनावेश होता है, यानी प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या है भैया, इस पे न तो धनावेशित होता है, ये न ऋणावेशित होता है, यानी ये उदासीन होता है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मैंने इनकी खोजकर्ताओं की ट्रिक भी बता दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब परमाणु हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है नाभिक जिसको बोलते हैं आंतरिक भाग, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कक्ष जिसको बाहरी भाग बोलते हैं। मैंने दिखाया डायग्राम से। ठीक है, यानी ये प्लस धना, ये तो नाभिक हो गया, इसके चारों ओर ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये बाहरी भाग हो गया, ये बाहरी भाग हो गया, और ये अंदर वाला क्या हो गया, आंतरिक भाग हो गया। ठीक है। अब बाहरी भाग में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में, और आंतरिक भाग में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ चुकी है आपको। अब परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग को नाभिक कहते हैं। इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन ये धनावेशित कण हैं, न्यूट्रॉन ये विद्युत उदासीन कण हैं। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो बात आपको समझ में आई के कोनी आई होगी। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो अधिकांश स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु क्या है, वो पदार्थ का क्या है, सूक्ष्मतम कण तो है, लेकिन वो अधिकांश कैसा होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तथा जिसमें पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के गुण तो मौजूद होते ही होते हैं, जैसे कोशिका के अंदर होते हैं ना जीव के गुण। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अणु की, मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल परमाणु हमने पढ़ लिया। अब जब दो परमाणु या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जो पदार्थ बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन के दो अणु, दो समान परमाणु आपस में संयोग कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, जैसे H प्लस H से क्या बना, H2 बना। ठीक है, H प्लस H से क्या बना, H2 बना। ठीक है, यानी ये H क्या था, पहले एक अकेला परमाणु था, ये भी क्या था, परमाणु था अकेला। जब दोनों ने संयोग किया तो क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन परमाणु। परमाणु है क्या, ये अणु है, ये अणु है। जो H2 है ये तो क्या है, अणु है, और जो HH है ये क्या है, दोनों ये परमाणु हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो ये देखो, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अणु। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं। ऑक्सीजन का एक दे रखा है। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, अणु बनेगा। यानी दो या दो से अधिक परमाणु, ये दोनों क्या हैं,
हाइड्रोजन अलग अलग है, परमाणु हैं। ऑक्सीजन भी तुरता अभी तक क्या है, परमाणु है। लेकिन जब ये संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, संयुक्त होंगे तो क्या बना लेंगे, ये अणु बना लेंगे। जैसे मैं इसका समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक है, समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ H प्लस O, ठीक है, O, इससे क्या बनेगा, H2O, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने, एक, यानी जो ये तीर का निशान दिख रहा है ना, इसके ये दाईं तरफ तो क्या होते हैं, अभिकारक बोलते हैं इनको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ शानदार तरीके से। और इस तीर के बाईं तरफ क्या होते हैं, दिमाग खराब, अभी रुको विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई। जैसे मैंने H+H लिखा, प्लस O लिखा, इससे क्या बना, H2O बना। जो तीर का निशान है ना, इसके दाईं तरफ तो होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद, और इसके बाईं तरफ क्या होता है, अभिकारक, ठीक है, एसेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी है। अब जैसे अब आगे बढ़ते हैं अणु के बारे में। अणु किससे बनता है, परमाणु या परमाणु के समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं, ठीक है। यानी परमाणुओं का या परमाणु का समूह जो क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। और परमाणु क्या होता है, परमाणु है वो पदार्थ का मूलभूत कण होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। यानी अणु क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। अब तत्व यौगिक मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। अब आपने आसपास के अनेक पदार्थों को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पित्तल आदि। इन पदार्थों में कुछ तत्व, कुछ यौगिक तथा कुछ क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम जानते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। जैसे तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट की, ठीक है। शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। यानी जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं उनको बोलेंगे तत्व। जैसे अब हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है Al, ठीक है, ऑक्सीजन O, ठीक है, लोहा Fe, ठीक है, Cu, ठीक है, Au, Ag, ये सारे क्या हैं, ये सारे तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तत्व हैं। अब ये तत्व कैसे हैं, क्योंकि ये सभी किससे बने होते हैं। अब एल्यूमिनियम किन किन परमाणु से बना होता है, ये एक ही एल्यूमिनियम परमाणु से बना होता है। ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। यानी वे तत्व किसे कहते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, या न दो प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, केवल एक प्रकार के परमाणु से होते हैं, ठीक है। जैसे अब कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। बात समझ में आई, समझ में आई होगी। अब रसायन की परिभाषा, यानी हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज आदि बनाने आदि सब के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी गणित में प्लस माइनस, ठीक है, गुणा भाग का साइन यूज करना, वैसे ही किसमें, हम रसायन में भी चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। यानी रासायनिक, जैसे हाइड्रोजन है, मैंने हिंदी में तो लिख दिया हाइड्रोजन, लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, H होता है, ठीक है, H होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, 118 तत्व है वो खोजे जा चुके हैं। और इनसे कम से कम 118 तत्वों से कितने यौगिक बना सकते हैं, लाखों यौगिक बनाए जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का अनिवार्य प्रयोग अनिवार्य महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला में के 1 या 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ
आपको क्या दे रखे हैं, तत्व दे रखे हैं और उनके क्या दे रखे हैं, प्रतीक दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके लिए मैं जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, इसकी मैं पहले तो आपको 2021 में ट्रिक देने वाला हूँ। शानदार ट्रिक रहेगी 2021 की। और ट्रिक कैसे रहेगी, यूट्यूब पर पहली बार ऐसी ट्रिक मिलेगी, यूट्यूब पर पहली बार ट्रिक मिलेगी। ठीक है, ऐसी ट्रिक, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी अभी तक जो ट्रिकें हैं वो किसके आधार पर हैं, जैसे ये आवर्त सारणी है। ठीक है, जैसे ये आवर्त सारणी है। ठीक है, बात करते हैं आवर्त सारणी की। ये मान लो ये आपकी आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आवर्त सारणी है ऐसी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो वर्ग होते हैं ना, ऐसे वर्ग होते हैं। ठीक है, वर्ग होती हैं। ठीक है, अब वो क्या है, जो ट्रिक है वो लोगों ने यूट्यूब पर वर्ग के आधार पर डाल रखी है। जैसे अब जैसे परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं है, आवर्त सारणी में जो तत्व व्यवस्थित हैं वो किसके आधार पर हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर है, 1 2 3 क्रमवाइज। ऐसी ट्रिक नहीं है। ठीक है, एक के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 11, 11 के बाद सीधा 19। अबे तो बीच वाले तत्व कहाँ जाएंगे, उनको बच्चा कैसे याद करेगा। तो यानी क्रमवाइज परमाणु क्रमांक के आधार पर जो मैं 2021 में ट्रिक 21 में क्या, इससे इस वीडियो से पहले ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वो ट्रिक जरूर देखना। और आवर्त सारणी पर मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, एक तो आवर्त सारणी की पूरी डिटेल, एक आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक, और एक वीडियो और एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा उसमें क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आवर्त सारणी की। तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन का प्रतीक एच दे रखा है, कार्बन का सी होता है। ठीक है ना, ये फ्लोरीन, यानी जो इंग्लिश में वर्ड है ना, इंग्लिश में वर्ड, ये जो आपको इंग्लिश में वर्ड दिख रहे हैं ना, जैसे कार्बन है, इसमें सी है तो इसका प्रतीक सी हो गया, हाइड्रोजन में पहला अक्षर एच है तो एच हो गया, फ्लोरीन में एफ है तो एफ हो गया, नाइट्रोजन में एन है तो पहला अक्षर तो एन हो गया, फास्फोरस में पी है तो पी हो गया, सल्फर में एस है तो ये हो गया, ओ से ऑक्सीजन हो गया। अब पोटेशियम से के कैसे बना, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है वो क्या है, लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा में है। ठीक है, यानी इसका नाम अलग है और प्रतीक अलग है। ठीक है, तो ये इस कारण हो गया। ठीक है, ऐसा ही गोल्ड है, एयू है, एल्यूमिनियम का एल हो गया, दो पहला और दूसरा अक्षर मिला दिया, यानी पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और दूसरा होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम सी ए, पहला कैपिटल में दूसरा स्मॉल में, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको चांदी या सिल्वर का जो एजी होता है ना, एजी वही होता है, उसको ही चांदी बोलते हैं, उसको ही सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, पारा या मरकरी का एजी होगा, कोबाल्ट का सी होगा। ठीक है, ये तत्व आपको याद करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज। ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यानी कोबाल्ट, निकल। ठीक है ना, ऐसे आपको तत्व है ना याद होने चाहिए। तो ये तत्व दे रखे हैं और इनके क्या दे रखे हैं, प्रतीक दे रखे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना, देख लेना, और मैं सारणी वो ट्रिक बताने वाला हूँ वो देख लेना आप, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब यौगिक कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में, यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक और अणु में क्या अंतर है। ठीक है, अणु बनता है वो दो परमाणुओं के संयोग से। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से, लेकिन जो यौगिक बनता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया यानी रासायनिक समीकरण द्वारा, केमिकल इक्वेशन द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। अब यौगिक उदाहरण शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सरफ आदि, ये सारे क्या हैं, यौगिक है मेरे प्यारे भाई बहनों,
यौगिक हैं। और कुछ यौगिकों के दे रखे हैं फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे जल का फॉर्मूला क्या है, H2 है। सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक है। Na धातु है ये, जब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या अधातु है, इससे करेगी तो ये क्या बदल जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड में बदल जाएगा, तो NaCl आ जाएगा, ठीक है। ये समझाऊंगा आपको मैं डिटेल से। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, यौगिक का सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का जो सूत्र होता है वो MgCl2 होता है, और H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणुओं से सहयोग करता है। परमाणु की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। संयोजकता, अगर जिसको संयोजकता याद है वो अपने आप समझ जाएगा कि इसमें, अब जैसे इसमें मैंने इसमें बना है ये H2O कैसे बनाए, ठीक है। यानी मैंने अभिक्रिया करा दी, जैसे मैंने अभिक्रिया करा दी यहाँ पर H2 प्लस O2 से, तो क्या बना है, H2O बना है। अब H2O कैसे बनाएं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोजन की होती है 1। अब इसकी एक संयोजकता है वो ऑक्सीजन के पास चली जाएगी और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता H2 के पास चली जाएगी। ये जो 2 लगाए ना 2, इनका कोई महत्व नहीं होता है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और गैस है ना वो कभी भी एक अणु के रूप में नहीं होती है, ठीक है ना। वो किस में होती हैं, वो दो परमाणु, एक परमाणु में नहीं होती है, 2 परमाणु में होती है संयुक्त रूप से, ठीक है ना। H2 के रूप में होती है वो, हमेशा गैस है वो H2 के रूप में होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर H2 प्लस O2 की अभिक्रिया कराई मैंने, तो बना H2O। कैसे बना ये बता रहा हूँ मैं। इसकी हाइड्रोजन की होती है संयोजकता 1, ऑक्सीजन की होती है 2, ठीक है। इनका कोई नीचे वाला कोई महत्व नहीं है। ये 2 संयोजकता H2 के पास चली गई, जो H2 बन गया, और O की संयोजकता 1, जो हाइड्रोजन की संयोजकता है वो O के पास चली गई। तो यानी O को 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये H2O बना है। बात समझ में आई। इसी प्रकार MgCl2 लेते हैं, जैसे Mg प्लस Cl2 से क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। अब C क्लोरीन भी गैस है। अब Mg की 2 होती है संयोजकता, इसलिए 2 Cl की 1 होती है, वो Mg के पास चली जाएगी। तो Mg का Mg लिखा, Cl की संयोजकता 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, Cl लिखा। अब Cl के पास ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम की संयोजकता 2 चली गई, तो MgCl2 बन गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, मिक्सचर की बात करते हैं। यानी आप कई वस्तु जैसे पित्तल, स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल आदि पत्थर को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तु एक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है, नहीं बनती है, यानी इनको मिश्रण बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। नहीं, ये सभी वस्तुएं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी हैं। ऐसे पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। यानी शरबत, हवा, रेत आदि भी क्या है, किसके उदाहरण हैं, मिश्रण के उदाहरण हैं। तो अब हम सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1894 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। इन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी का क्या कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है, जनक कहा जाता है सांख्यिकी यांत्रिकी का। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में व्यक्त करना संभव हुआ। यानी इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने जो बात की है, ठीक है ना। सन 1954 में इनको भारत ने सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा गया, ठीक है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इन्हीं का इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। यानी
भारतीय आइंस्टीन किसे कहते हैं? सत्येंद्र नाथ बोस को कहते हैं। और जो मैंने आपको बताई थी ना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो यही है, बोस आइंस्टीन संघनन जिसको बोलते हैं, वही है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BSC, ठीक है ना। अब यानी इसको बोस आइंस्टीन संघनन को कौन सी अवस्था बताया गया है? 5वीं। 4 की मैंने बात की थी, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं नामक 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन संघनन को, और इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा हो चुकी है। और इसलिए भारतीय आइंस्टीन किसको कहा जाता है? सत्येंद्र नाथ बोस को कहा जाता है। और उन्होंने आइंस्टीन के साथ बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की भी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। तो ये आपका लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है RBSC का, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यानी गैस अवस्था में होता है भैया आकार निश्चित होता है क्या? निश्चित आकार होता है क्या? नहीं होता है। निश्चित आयतन होता है क्या? ये भी नहीं होता है। यानी आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? गैस में अनिश्चित होते हैं। तो इसमें स आ जाएगा। परमाणु के बाह्य भाग में के मुख्य कण है। अबे परमाणु के बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताया है मैंने। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यौगिक तो 2 प्रकार के परमाणु से बनता है, ठीक है। मिश्रण भी 2 से अधिक, और मिश्र धातु भी 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। यह बताओ शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये सारे क्या कहलाते हैं? नमक, कांच, प्लास्टिक, ये यौगिक कहलाते हैं या मिश्रण कहलाते हैं? तो ये यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ये RBSC तो वीडियो को शेयर करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट की जो साइंस है वो मैं कराने वाला हूँ। पूरी साइंस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।